प्रीवियस क्लास में देखो पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग दोनों हो चुका था। ठीक है। अब पीएन जंक्शन डायोड का जो नेक्स्ट यूज है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला यूज है रेक्टिफायर, और इवन रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हो क्लास 12th के लिए। और इसमें टाइप्स ऑफ डायोड भी है। तो सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर में कैसे यूज करते हैं। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है, रेक्टिफायर डिवाइस है। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। whether the process of converting alternating current into direct current is called rectification, process rectification, और डिवाइस को रेक्टिफायर कहते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड जो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, डिप्लीशन लेयर का थिकनेस कम हो जाता है। और जब रिवर्स बायस होता है तो उस कंडीशन में हाई रेजिस्टेंस होता है, उसका कंडक्टिविटी लो होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि एसी का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करता और डायरेक्शन रिवर्स होता पीरियोडिकली, तो ये एसी है। अब डीसी में कहता है कि डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता है। तो डीसी के बेसिकली दो पार्ट हमने आपको पहले पढ़ा रखा। एक को हम लोग कहते हैं वेरिएबल डायरेक्ट करंट, ठीक, जिसमें कि मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करता है। तो ये वेरिएबल डायरेक्ट करंट है। अब देखो जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी का आपने दिया और डीसी का पॉजिटिव मिला, और ये निगेटिव हाफ साइकिल यहां नहीं मिला, फिर पॉजिटिव मिला, फिर नेगेटिव नहीं मिला, फिर पॉजिटिव मिला। तो ये एक आउटपुट हो गया जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज किया लेकिन डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुआ पीरियोडिकली। तो ये डीसी कहलाएगा। एक ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल यदि एसी आपने दिया और ये डीसी का पॉजिटिव मिला, फिर आपने नेगेटिव हाफ साइकिल दिया और यहां पॉजिटिव ही मिला, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, पॉजिटिव मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड किया, पॉजिटिव मिला। तो यहां भी डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा पीरियोडिकली, तो ये भी डीसी हो गया। अब इसमें क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल एब्सेंट है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया हाफ वेव रेक्टिफायर। और यहां दोनों पॉजिटिव मिल गए, इसलिए इसका नाम दे दिया गया फुल वेव रेक्टिफायर। आगे समझ में। अब इसी को हम लोग डायोड को यूज करके दिखाएंगे कि कैसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है। अब डायोड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में आते। तो एक हमने डायोड डी लिया, ठीक। अब इसको कनेक्ट कर दिया हमने ट्रांसफार्मर से। लेकिन जो ट्रांसफार्मर ले रहे वो भी ध्यान देने वाली बात है कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में ज्यादा है देन सेकेंडरी कॉइल। इसका मतलब यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया, और जहां हमको आउटपुट लेना है वहां लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहां से आप देखिए, सिंपली हमने यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल को ब्लू कलर से शेड किया एसी का, और नेगेटिव हाफ साइकिल को ग्रीन कलर से।
और हम लोगों को आउटपुट ऐसा मिल रहा है। ठीक, तो अभी जो हमने आपको बताया, लेकिन ये वर्क कैसे करता है इसको समझेंगे। ये तो हमने एक पिक्चर से आपको रिप्रेजेंट किया। तो हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। इसका मतलब पहला ये है कि हम यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। जो डिवाइस यूज करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा, सेकेंडरी से। अब सेकेंडरी के एक टर्मिनल से डायोड के पी को कनेक्ट कर दिया और फिर एन से हम एक वायर को लाए और एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ये सिंपल एक रेजिस्टेंस है, लेकिन जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको आउटपुट मिलता है उसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया लोड रेजिस्टेंस आरएल, जिसके क्रॉस हम लोगों को आउटपुट चाहिए। और ये हमारा वी आई मतलब इनपुट है, और वो इनपुट क्या है? ये हमारा एसी साइकिल। तो जो भी हम लोगों को आउटपुट मिलेगा अक्रॉस वी नॉट मिले। अब सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स या नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसमें जैसे ही आप इनपुट में सप्लाई देते हो तो नंबर ऑफ टर्न्स के कारण से सेकेंडरी या म्यूचुअल इंडक्शन के कारण से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहां पर जो S1 और S2 हमने दिखाया है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, उसी के बेसिस पर अब यहां पर आउटपुट मिलेगा। तो जैसे पहला स्टेप हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल देखते क्या होता है। जैसे हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया एसी का, उस कंडीशन में प्राइमरी में करंट का फ्लो हुआ और सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होने के कारण से एक ईएमएफ जनरेट हुआ। तो S1 टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो गया और S2 टर्मिनल हमारा नेगेटिव। अब पॉजिटिव S1 का डायोड के P से कनेक्ट है और ये नेगेटिव से। इसका मतलब डायोड हमारा क्या मिला? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ड्यू टू थिन लेयर ऑफ डिप्लेशन लेयर, और इसमें करंट का फ्लो हो गया। तो एक आउटपुट हमको V नॉट यहां मिल गया और वो आउटपुट क्या मिला? पॉजिटिव मिला, और उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहा जितना इसका मैग्नीट्यूड है, इसलिए वहां के पिक वैल्यू को हमने उतना ही शो। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का हो गया। अब आ जाए नेगेटिव हाफ साइकिल। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल दिया ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अब क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही आपने प्रोवाइड किया, अब गौर से देखिए इस कंडीशन में S1 बिकम्स नेगेटिव। क्लियर? चूंकि नेगेटिव हाफ साइकिल, उसी के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ, उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्स। ठीक, तो S2 क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। अब S1 का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के P से कनेक्ट हो गया। डायोड किस मोड में आ गया? रिवर्स बायसिंग मोड में। और रिवर्स बायसिंग मोड में क्या सिखाया? हाई रेजिस्टेंस होगा, और हाई रेजिस्टेंस होने के कारण से करंट का फ्लो नहीं होगा। इसलिए यहां पर देखो नेगेटिव हाफ साइकिल का कोई इंपैक्ट नहीं, और न इधर। इसलिए फाइनली हम लोगों को S2 के लिए या सिंपली
नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई भी आउटपुट नहीं मिले। फिर इसी तरह से नेक्स्ट आ जाए, ड्यूरिंग नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल S1 becomes पॉजिटिव, S2 becomes नेगेटिव, फिर वहां से ही डायोड फॉरवर्ड बायस, फिर क्या मिला, लो रेजिस्टेंस, नेक्स्ट हाफ साइकिल में मिल गया। फिर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, बोलो, S1 becomes negative, S2 becomes positive, diode becomes reverse bias, due to high resistance no output is obtained। तो कोई आउटपुट नहीं मिला, समझ में आ गया। तो ये प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होता रहेगा और फाइनली हम लोगों को एक पल्सेटिंग आउटपुट मिलेगा जिसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट मिला, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसी को हम लोग देख लें जो हमारे कलेक्शन में है। When an AC voltage is applied across the primary, an AC EMF is induced in the secondary coil due to mutual induction. During positive half cycle of the AC input voltage, and S1 becomes positive with respect to S2, या S1 positive, S2 negative, the junction diode becomes forward bias and hence forward current flows through RL, means load resistance. Thus we get an output voltage across RL which has the same shape as the positive half of the input। फिर वासी आ जाए, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC voltage and S1 becomes negative with respect to S2, junction diode becomes for reverse bias and hence no output across या through RL। Thus we get no output voltage across RL। The process repeats itself in the next cycle and we get a discontinuous and pulsating DC voltage output across RL। आगे समझ में, इतना ही हम लोगों को एग्जाम में लिखते हैं, फिगर ड्रॉ करके ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो। अब नेक्स्ट हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में आ जाए। फुल वेव रेक्टिफायर में यहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज किया है और फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग दो डायोड यूज करेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, तो दो डायोड हमने यूज की, एक D1 और दूसरा D2। ठीक, और आउटपुट हमको चाहिए तो आउटपुट हम यहां लेंगे, इसके क्रॉस लेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि D1 का है कि D2 का, इसलिए हम लोगों ने यहां पर आउटपुट के लिए AB टर्मिनल यूज किया है और आउटपुट RL। फिर वहां से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड S1 को कनेक्ट कर दिया एक डायोड D1 से और S2 कनेक्ट कर दिया डायोड D2 से। फिर वैसे ही हमने यहां पर इनपुट में सप्लाई दिया और आउटपुट हमको इस फॉर्म में मिल रहा है, D1 D2 D1 D2। ठीक, अब फिर वैसे हम लोग एनालाइज कर ले, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया एंड S1 बिकम्स पॉजिटिव, ध्यान दोगे S2 बिकम्स नेगेटिव। अब S1 का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के P से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब ये डायोड क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस। कौन सा डायोड, D1। अब डायोड D2 का टर्मिनल P किससे कनेक्ट हुआ, S2 के नेगेटिव से, तो डायोड D2 क्या बन गया, रिवर्स बायस। अब ये जो फॉरवर्ड बायस है डायोड D1, यही हम लोगों को आउटपुट देगा, इसलिए जो आउटपुट मिलेगा अक्रॉस AB, अक्रॉस AB V0, ये जो आउटपुट हम लोगों को मिलेगा ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड D1। इसका मतलब डायोड D2 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल।
इसलिए हम लोगों को आउटपुट सिर्फ D1 की वजह से। अब आते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये पॉजिटिव हो गया, अब नेगेटिव हाफ साइकिल। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल दिया, S1 बिकम्स नेगेटिव, S2 बिकम्स पॉजिटिव। अब डायोड D1 का टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हुआ, इसलिए D1 बिकम्स रिवर्स बायस। और S2 का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड D2 से कनेक्ट हुआ, तो ये क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस बन। इसलिए जो आउटपुट मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, D1 तो ऑलरेडी हम लोगों को पहले मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल के आउटपुट D2 की वजह से मिला। एक कंप्लीट साइकिल हो गया। फिर नेक्स्ट साइकिल में चले, यहां से पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर ये प्रोसेस रिपीट, ये रिपीट होगा तो S1 बिकम्स पॉजिटिव, S2 बिकम्स नेगेटिव। S1 पॉजिटिव, इसका मतलब डायोड D1 बिकम्स फॉरवर्ड बायस और डायोड D2 बिकम्स रिवर्स बायस। तो आउटपुट किसकी वजह से मिलेगा, फिर D1 की वजह से। हो गया। नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल पे आ जाओ, S1 नेगेटिव, S2 पॉजिटिव, डायोड D1 रिवर्स बायस, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस। फिर हम लोगों को आउटपुट क्या मिल गया, D2 की वजह से। और फाइनली हमारा यहां पर फिगर में डायोड D1, ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर सेकेंड पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इस तरह के हम लोगों को पल्सेटिंग आउटपुट वेव फॉर्मूला सेम शेप का जो इनपुट में है। तो यहां पर 2 डायोड्स को यूज किया और यहां पर दोनों वेव मिल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए इसका नाम पड़ गया फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये दोनों यूसेस, दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वही देखिए, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट AC voltage and S1 becomes positive, S2 becomes negative, diode D1 forward bias, diode D2 reverse bias, diode D1 conducts and D2 does not conduct. The current due to D1 flows through RL in the reverse direction. During negative half of the input AC voltage and S1 negative and S2 positive, the diode D1 reverse bias, D2 forward bias, D2 conducts and D1 does not conduct. The current due to D2 flows through RL in the reverse direction. आगे समझ में? तो ये हमारा PN जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। CBSE में यहीं तक सिलेबस है, तो CBSE का सिलेबस कंप्लीटली खत्म हो। ठीक, अब यहां पर आप लोगों के सिलेबस में द प्रोसेस रिपीटिंग इटसेल्फ इन द नेक्स्ट साइकिल। अब यहां पर इसके बाद आपको डायोड का एक यूज है, जीनर डायोड। हमने पढ़ाया था जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, छोटा सा पार्ट है इसलिए इसको कंप्लीट कर ले। जीनर डायोड हम लोगों ने पढ़ा था, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, कि जब डायोड को हम लोग रिवर्स बायस मोड में रखते हैं तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे लार्ज करंट का फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम लोगों ने जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या एवैलेंस ब्रेकडाउन बताया था। क्लियर? तो सिलिकॉन जर्मेनियम को हम लोग किस कंडीशन में रखेंगे, रिवर्स बायसिंग मोड में। लेकिन एक उसका एडवांटेजेस क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट ज्यादा है तो वोल्टेज कांस्टेंट रह गया, वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन नहीं, इसका फायदा होगा। देखिए फायदा क्या होता है, इट इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन विच इज नॉट डैमेज बाय हाई रिवर्स करंट। ठीक है, डोपिंग हम बढ़ा देते हैं तो हाई करंट ज्यादा होने से ब्रेक डाउन नहीं होगा। इट कैन ऑपरेट कंटिन्यूअसली विदाउट बीइंग डैमेज इन द रीजन ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन
voltage in the forward bias, the Zener diode acts as ordinary diode. जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो सिंपल डायोड की तरह काम करेगा, लेकिन जैसे ही रिवर्स बायस मोड में आ जाएगा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा. अब वोल्टेज रेगुलेटर जीना डायोड का सिंबल ऐसा होता है, सिंपल पी का और एन लाइन, सिंपल लाइन होता तो पी एन जंक्शन डायोड. ये वाला लाइन क्या कर्व है, इसलिए इसका नाम पड़ गया जीना डायोड. अब क्या करते हैं कि हम लोग अनरेगुलेटेड वोल्टेज मतलब फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज इनपुट में है, जहां आपका 180 टू 200 बीच फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके एक क्रॉस हम यहां पे एक जेनर डायोड और एक रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं. ये आर क्या करता है, वोल्टेज को डिवाइड कर देता है. कहने का मतलब यहां जो आपने इनपुट में वोल्टेज दिया, इसके दो पार्ट बन जाएंगे, एक वी आर और एक बन जाएगा वी. जीना डायोड को विजिट करेंगे. अब यहां से जो करंट का फ्लो हो गया दो पार्ट में चला गया, एक जीना डायोड में चला गया और एक यहां लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आ गया. इसका मतलब आई के दो पार्ट बन गए, आई जेड प्लस आई एल. अब जब ये रिवर्स बायसिंग मोड में काम किया तो यहां पर एक रेगुलेटेड वोल्टेज मतलब एक कांस्टेंट आउटपुट मिले. इसका मतलब यदि हम ग्राफिकली देखें तो इनिशियली इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज ऐसे मिल रहा है, बढ़ा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहां पर ये वी आई है और वी नॉट. उसके बाद क्या होगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाएगा आउट. तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करने लगेगा. इसलिए जो हम लोग स्टेबलाइजर यूज करते हैं उसमें ये जीनर डायोड को यूज कर लेते हैं, जिससे कांस्टेंट आउटपुट मिले. नहीं देखा वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर, वोल्टेज फ्लक्चुएट करता रहता लेकिन स्टेबलाइजर लगाने से कांस्टेंट आउटपुट, तो वहां हम लोग इसको यूज कर लेते. ठीक है, यही चीज हमने नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाया, यही है. अब यहां पर लिख दिया, wherein GN diode is operated in the reverse breakdown region, the voltage across it remains constant. The GN diode is connected in the reverse bias to a fluctuating DC through a dropping, इसी का नाम, क्योंकि वोल्टेज को ड्रॉप किया इसलिए वोल्टेज ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस नाम पड़ गया. ठीक, thus the voltage gets divided between RL and GN diode, thus a constant or regulated voltage is obtained across RL. तो ये हो गया हमारा जीनर ब्रेकडाउन या जीनर वोल्टेज आप कह सकते हैं, या जीनर डायोड का यूज. अब नेक्स्ट डायोड हमारे लिए है फोटो डायोड. इट इज बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो डायोड क्या हो गया, एक लाइट इंसिडेंट कराएंगे और उसका एनर्जी इसके बैंड एनर्जी गैप से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होगा. तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन होगा. यही हम लोगों का फोटो डायोड है. इस फोटो डायोड को भी देखिए किस मोड में कनेक्ट किया, रिवर्स बायस मोड कनेक्ट. अब ये देखो, फोटो डायोड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फोटो डिटेक्टर. सपोज एन ऑप्टिकल फोटोन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट, क्या कहा, इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू बैंड एनर्जी गैप से ज्यादा होगा तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होगा. इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज करते जाएंगे. वही लिखा, फोटोन्स ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप, देन द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ photons. As a result, photo current is developed which is directly proportional to intensity of incident radiation. इसका यूज कर लेते हैं इंटेंसिटी रेडिएशन के लिए और लाइट ऑपरेटेड स्विचेस में यूज होता है इसका. लेकिन ये याद रखना कि रिवर्स बायस मोड में. ये फोटो डायोड हो गया. नेक्स्ट आ जाए लाइट इमिटिंग डायोड. लाइट इमिटिंग डायोड और सिंपल डायोड में फर्क है. लाइट एमिट कर रहा है इसलिए सिंबल इसका ऐसे हो गया, और फोटो डायोड में एरो अंदर दिखाएंगे. ठीक, अब यहां पर इसका मोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस. लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम सिंपल नहीं होगा, आपको सिखा रखा हमने.
सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए बैंडिंग एनर्जी गैप कितना है? जर्मेनियम का 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर क्या चाहिए? बैंडिंग एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, क्योंकि हमको लाइट एमिटिंग डायोड से विजिबल स्पेक्ट्रम में देखना है। इसलिए हम लोग सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं लेते हैं, कंपाउंड फॉर्म में लिखते हैं गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या कैडमियम सल्फाइड बता रखा था। तो इट इज सिंपली फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी जो हम लोगों ने दिवाली वगैरह में यूज किया है। अब कहता पीएन जंक्शन ऑफ लेड इज फॉरवर्ड बायस, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन रीजन होल्स ऑफ पी रीजन आर रिपेल्ड टुवर्ड्स द जंक्शन वेयर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन डिप्लेशन लेयर पे होता है, ठीक। और एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। जब फॉरवर्ड करंट स्मॉल होगा तो इंटेंसिटी भी इसका कम होगा। जैसे ही फॉरवर्ड करंट को बढ़ाएंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगा। और जो सेमीकंडक्टर हम लोग यूज करते हैं एलईडी में, उसका बैंड गैप क्या होना चाहिए? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या गैलियम फॉस्फाइड का बनता। आप कहोगे इसका रीजन क्या है? बैंड एनर्जी गैप आप निकालोगे एच न्यू, हम लोग एनर्जी के फॉर्म में तो एस सी बाई लेमडा। अब विजिबल स्पेक्ट्रम में मान लो आप निकाल लेते हो विजिबल स्पेक्ट्रम 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम। अब इसमें एच का वैल्यू डाल दो 6.6 इंटू 10⁻34, टी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸। अब मान लो इसमें से कोई भी विजिबल स्पेक्ट्रम में हम डाल लें 5000 एंगस्ट्रम 10⁻10, इसका वैल्यू देखना 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आएगा। ये किस में है एनर्जी? जूल में। इसको 1.6 इंटू 10⁻13 16 से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और उससे वैल्यू निकाल करके देखोगे कि इसका वैल्यू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। इसलिए सिलिकॉन जर्मेनियम ना यूज करके हम लोग क्या यूज करते? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या गैलियम फॉस्फाइड। समझ में आ गया? ये एलईडी हो गया। और एक लास्ट हमारा है और सिंपल सा सोलर सेल। आजकल तो सोलर एनर्जी पर काफी वर्क हो रहा है, तो सोलर सेल में ये हमने सनलाइट को इंसिडेंट होते हुए दिखाया पीएन जंक्शन डायोड पर। तो ये क्या होता है कि जब पी और एन के बीच में जो लेयर है उस पे ये लाइट एनर्जी इंसिडेंट होता है सनलाइट, तो उस कंडीशन में फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पर बेस्ड है। और इस कंडीशन में जब ये इस पर स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होने से एक उसके बीच में एनर्जी सप्लाई होता है और वो एनर्जी सप्लाई करके हमारे बैटरी को चार्ज करता है। तो यहां पर भी जो सोलर सेल हम लोग यूज करते हैं वो भी सिंपल सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं होता है, यहां भी इसका बैंड एनर्जी गैप ज्यादा। इसलिए ये भी गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या कैडमियम सल्फाइड का या गैलियम फॉस्फाइड का, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का यूज किया जाता है, जो कि आपका सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। तो डायोड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। आओगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है, देखोगे।